हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 19 दिसंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम लोग को डिटेल में जानना है, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे कैमलीड से, जानेंगे कि ये क्या है, ये चर्चा में क्यों बना हुआ था। उसके बाद बात करेंगे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की, यानी कि एनडीसी। एनडीसी क्या है, किससे रिलेटेड है और ये हमारे एग्जाम के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर बात करेंगे एक परियोजना की जिसका नाम है गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना। ये किस देश से रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एक रोग है, वो भी कल चर्चा में था, नोमा रोग। नोमा रोग के बारे में डिटेल में बात करेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में ये हमारा साइंस का पोर्शन कवर करेगा। फिर बात करेंगे सांसदों के निलंबन से संबंधित नियम के बारे में, क्योंकि कल राज्यसभा में 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, तो इससे रिलेटेड कुछ नियम है और एग्जामिनेशन हॉल में ये हमारा पॉलिटी का पोर्शन कवर करेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खेल समसामयिकी से खेलो इंडिया पैरा गेम्स और अंडर 19 एशिया कप के बारे में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको हम लोग आज यहां पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शॉर्ट न्यूज यानी कि वन लाइनर करंट अफेयर से। तो पहला पॉइंट है कि 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष के थीम के बारे में बता दें कि इस वर्ष का थीम एक्स टुडे है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं स्टार रेटिंग पुरस्कार के बारे में। तो बता दें कि कोयला मंत्रालय कोयला और लिग्नाइट खदानों के अद्वितीय निष्पादन को सम्मानित करने के लिए स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह का आयोजन करेगा। कोयला मंत्रालय कोयला और लिग्नाइट खनन की स्थिरता, सतत खनन प्रक्रियाओं और खदानों के बीच प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को बढ़ावा देकर देश में कोयला खदानों के समग्र निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किया है। साथ ही बता दें कि भारत आर्कटिक में वर्ष 2008 से हिमाद्री नामक एक अनुसंधान आधार केंद्र संचालित कर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इससे रिलेटेड एक शॉर्ट मैंने बनाया है सर्ववेद महामंदिर का, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए, उसमें कई फैक्ट हैं। तो यहां पे हमने बहुत ही कम फैक्ट लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के उमराहा गांव में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन करते हैं और महामंदिर के श्रद्धालुओं को संबोधन में उन्होंने लोगों से जीवन में 9 संकल्प लेने का आग्रह किया है। अब ये 9 संकल्प हैं क्या क्या? पहला है पानी की हर बूंद बचाए, दूसरा गांव को डिजिटल बनाए, तीसरा गांव शहर मोहल्ले को स्वच्छ बनाए, चौथा लोकल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रमोट करे, पांचवा पहले अपने देश को घूमे, छठवां प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करें, सातवां मिलेट्स को अपनाएं, यानी कि श्री अन्न को, मोटे जो अनाज होते हैं उनको अपनाने के लिए ये बोलते हैं संकल्प लेने के लिए, आठवां योग और स्पोर्ट को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और नौवां एक गरीब परिवार का संबल बने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 9 संकल्प थे जो कल उन्होंने अपने संबोधन में बताया था। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत में पहली बार डॉक्टरों ने दिल्ली कैंटोनमेंट सेना अस्पताल में दुर्लभ प्राथमिक इम्यूनोडेफिशिएंसी बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफलतापूर्वक जीवन रक्षक बोन मैरो प्रत्यारोपण किया है। अब चूंकि ये दुर्लभ बीमारी है इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसको आप ध्यान रखेंगे, इम्यूनोडेफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाल ही में केरल सरकार के कर्मचारी शेख हसन खान ने माउंट विंसन पर चढ़ाई की है। अब देखिए सिंपल सी न्यूज है, लेकिन एग्जामिनर को अगर प्रश्न बनाना होगा तो वो बना सकता है कि माउंट विंसन की स्थिति कहां है, लोकेशन कहां है। तो आपको बता दें कि ये अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर यमनी हमलों को रोकने के लिए संयुक्त अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की घोषणा की है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या कोई अन्य देश हम पर हमला करता है, यानी कि यमन सरकार बोलती है, तो हम उनके जहाजों को अपनी समुद्री सीमाओं से गुजरने की अनुमति नहीं देंगे। यमन ने यह घोषणा किया है। अब देखिए यहां पे जब लाल सागर का जिक्र आया है तो एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा साझा नहीं करता है। तो अगर आपको पता है कि कितने देश लाल सागर से सटे हुए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार रेडान फेफड़ों के कैंसर का दूसरा प्रमुख कारण है, जिससे अमेरिका में प्रतिवर्ष
21,000 मौतें होती हैं। रेडान एक रेडियोधर्मी गैस है जो प्राकृतिक रूप से बनती है जब यूरेनियम, थोरियम या रेडियम, जो कि रेडियोधर्मी धातुएं हैं, चट्टानों, मिट्टी और भूजल में टूट जाते हैं। यह एक अक्रिय, रंगहीन और गंधहीन गैस है। इसके बारे में भी आप लोग जाने रहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत की उमा शेखर रोम में हुए चुनाव में रोम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूनिड्रॉइट के नाम से जानते हैं, की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई हैं और इस पद पर पहुंचने वाली उमा शेखर पहली व्यक्ति है, तो इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इससे भी रिलेटेड कल एक शॉर्ट अपलोड किया गया था, उसको भी आप लोग जरूर देखें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने राजस्थान को 30 रनों से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो अगर एग्जाम में आए कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीता है, तो आपको ध्यान देना होगा हरियाणा ने जीता है। हरियाणा की टीम पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने में सफल रही है। तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर शॉर्ट न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल में कि कैमेलिड्स ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया है। यह निर्णय दुनिया भर के लोगों के जीवन में कैमेलिड्स के महत्व को उजागर करने के लिए किया गया है। हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया है। अब इसके बारे में डिटेल में बात कर लें। इसका उद्देश्य कैमेलिड्स की अप्रयुक्त क्षमता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और कैमेलिड्स क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का आह्वान करना है। अधिक अनुसंधान, क्षमता विकास और नवीन प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों का उपयोग भी करना। खाद्य और कृषि संगठन FAO की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यह ऊंट 90 से अधिक देशों में लाखों घरों के जीवन को प्रभावित करता है। कैमेलिड्स संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिकल्पित सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैमेलिड्स दूध और मांस का एक स्रोत है जो लोगों को भूख से लड़ने में मदद करता है। वे फाइबर भी प्रदान करते हैं जिसका उपयोग कपड़े और आश्रय के लिए किया जाता है। कैमेलिड्स का उपयोग लोग परिवहन के साधन के रूप में भी करते हैं। वे जैविक खाद भी उपलब्ध कराते हैं जिसका उपयोग कृषि में किया जा सकता है। एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं के ऊंचे इलाकों और अफ्रीका और एशिया में शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि में ऊंट निवासियों की आजीविका में एक प्रमुख भूमिका कैमेलिड्स निभाते हैं। इस प्रकार कैमेलिड्स जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राजदूत भी हो सकते हैं। तो ये तो रहा अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष जो संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रवासन विकास रिपोर्ट के बारे में कि ये क्या है, ये कल न्यूज में क्यों बना हुआ था और इस रिपोर्ट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो बता दें कि विश्व बैंक की प्रवासन विकास रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारत प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। इस वर्ष प्रवासी भारतीयों ने अनुमानित 125 अरब डॉलर भारत भेजे हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रवासियों द्वारा भारत भेजे जाने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर दक्षिण एशिया से भारत भेजे जाने वाली राशि 7.2% बढ़ी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अन्य शीर्ष 5 देशों की बात करें तो पहले नंबर पे तो भारत हो गया, दूसरे नंबर पे मैक्सिको है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे फिलीपींस है और पांचवें पे मिस्र है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अमेरिका श्रम बाजार में शक्ति और यूरोप में रोजगार वृद्धि के कारण प्रवासियों द्वारा भारत में अनुमान से अधिक धन भेजा गया है। तो ये तो रहा जितने भी फैक्ट थे प्रवासन और विकास रिपोर्ट से इंपॉर्टेंट फैक्ट उसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC के बारे में कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है। तो बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या फिर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NDC कहते हैं, पेरिस समझौते के तहत देशों की स्वपरिभाषित राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञाएं हैं, जिसमें विस्तार में बताया गया है कि वे 1.5 डिग्री सेल्सियस से के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने, जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने और इन प्रयासों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त वित्त सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए क्या क्या करेंगे। तो ये तो रहा कि NDC क्या है, उससे कुछ पॉइंट। अब आगे हम बात करते हैं कि इससे रिलेटेड कल इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से आए थे।
तो फैक्ट ये है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम कन्वेंशन यानी कि यूएनएफसीसी और उसके पेरिस समझौते के एक पक्षकार के रूप में भारत ने वर्ष 2015 में अपना प्रथम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित 2 मात्रात्मक लक्ष्य भी शामिल थे। अब ये 2 लक्ष्य कौन कौन से थे? वो ये था, पहला कि अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 33 से 35% तक कम करना, और दूसरा 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना। ये 2 लक्ष्य थे जो भारत ने 2015 में अपनाए थे। अब इसके बारे में न्यूज ये है कि इन दोनों लक्ष्यों को समय से काफी पहले ही प्राप्त किया जा चुका है, ये भारत सरकार ने डेटा दिया है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लें। 31 अक्टूबर 2023 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से संचयी विद्युत स्थापित क्षमता 186.46 मेगावाट है, जो कुल संचयी विद्युत क्षमता का 43.81% है। इसको आप ध्यान रखेंगे। दिसंबर 2023 में भारत द्वारा यूएनएफसीसी को सौंपे गए तीसरे राष्ट्रीय वक्तव्य के अनुसार 2005 से 2019 के बीच उसके जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता 33% कम हो चुकी है। तो ये 2 लक्ष्य हैं जो समय से पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। अगस्त 2022 में भारत ने एनडीसी को अद्यतन किया, जिसके अनुसार अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य 2005 के स्तर से 2030 तक 45% तक बढ़ाया गया, और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से संचयी विद्युत स्थापित क्षमता पर लक्ष्य बढ़ाकर 2030 तक 50% निर्धारित किया गया है। यानी कि अब जो 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता है उसका जो लक्ष्य है वो 45% है, और गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा संसाधनों से संचयी विद्युत स्थापित क्षमता वाला जो लक्ष्य है वो 2030 तक 50% है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना का अनावरण किया है। यह गैलेफू या सैम ड्रूपू जोखर से असम और पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों को जोड़ते हुए म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर तक फैला हुआ है। यह एक ऐसा आर्थिक गलियारा बनाता है जो दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से भी जोड़ता है। अब आगे हम बात करते हैं नोमा रोग के बारे में कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो बता दें कि डब्ल्यूएचओ ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज की अपनी आधिकारिक सूची में नोमा को शामिल करने की घोषणा की है। नोमा यानी कि क्रेकम ओरिस या फिर ग्रेगिनस स्टामाटाइटिस, ये जो है रोग है। यह तेजी से बढ़ने वाला एक गंभीर ग्रेगिनस मुंह और चेहरे का रोग है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नोमा रोग किससे संबंधित है? मुंह और चेहरे संबंधित है। यह अधिकतर 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। यह बीमारी ज्यादातर अफ्रीका के उप सहारा में पाई जाती है। अफ्रीकी देशों के साथ साथ एशिया प्रशांत, अमेरिका, मध्य पूर्व और यूरोप सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसके मामले देखे जा रहे थे। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने इसे अपनी सूची में शामिल किया है। तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये साइंस का पोर्शन कवर करेगा। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा कि नोमा रोग जो है ये मुंह और चेहरे का रोग है और ये 2 से 6 वर्ष के आयु को बच्चों को प्रभावित करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा सांसदों के निलंबन से संबंधित कुछ नियम। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। अब कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट है, उसको हम देखते हैं। सामान्य सिद्धांत के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का कर्तव्य है कि वह व्यवस्था बनाए रखे ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके। अब संसद का नियम 373 क्या कहता है? यह कहता है कि अध्यक्ष किसी भी सदस्य के आचरण में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे तुरंत सदन से हटाने का निर्देश दे सकता है। जिन सदस्यों को हटने का आदेश दिया गया है वे तुरंत ऐसा करेंगे और शेष दिन की बैठक के दौरान अनुपस्थित रहेंगे। वहीं 374 नियम क्या कहता है? यह कहता है कि अध्यक्ष उस सदस्य का नाम ले सकता है जो सदन के नियमों का लगातार और जानबूझकर उल्लंघन कर
कार्य में बाधा डालता है। इस प्रकार नामित सदस्य को शेष सत्र की अनधिक अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट है नियम 374 ए। अब ये क्या कहता है? इस नियम को दिसंबर 2001 में नियम पुस्तिका में जोड़ा गया। गंभीर आरोपों के संदर्भ में अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने पर सदस्य को लगातार 5 बैठकों या फिर सत्र की शेष अवधि के लिए स्वतः निलंबित हो जाएगा, नियम 374 ए के कारण। अब नियम 255 की बात करते हैं, जो कि राज्यसभा से रिलेटेड है। राज्यसभा की प्रक्रिया के सामान्य नियमों के नियम 255 के तहत सदन का पीठासीन अधिकारी संसद सदस्य के निलंबन का आह्वान कर सकता है। और वही नियम 256 कहता है राज्यसभा में कि यह सदस्यों के निलंबन का प्रावधान करती है और सभापति किसी सदस्य को शेष सत्र के अनधिक अवधि के लिए परिषद की सेवा से निलंबित कर सकती है। तो ये कुछ नियम थे सांसदों के निलंबन से, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है। साथ ही अगर उसको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाना होगा तो वो कुछ स्टेटमेंट देके आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कथन सही है। तो अब हम देखते हैं कि सांसदों के निलंबन से संबंधित शर्तें क्या क्या है। निलंबन की अधिकतम अवधि शेष सत्र के लिए है। निलंबन सदस्य कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते हैं या समितियों की बैठकों में शामिल नहीं हो सकते हैं। वे चर्चा या प्रस्तुत करने के लिए नोटिस देने के लिए पात्र नहीं होंगे। वह अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का अधिकार खो सकते हैं। यानी कि जो सांसदों का निलंबन होता है, अब निलंबन की बात कौन कौन सी शर्तें हैं उसके बारे में बताया गया है। सॉरी, गले में थोड़ा सा खराश हो गया था तो इसलिए पानी पी रहा था तो आवाज रुक गई थी। तो पहला जो शर्त है वो ये है कि जब किसी सांसद का निलंबन होता है तो निलंबन की अधिकतम अवधि शेष सत्र के लिए होती है और निलंबित सदस्य कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, समितियों की बैठकों में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। वे चर्चा या प्रस्तुत करने के लिए नोटिस देने के पात्र नहीं होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। एग्जामिनर यहां से स्टेटमेंट वाला प्रश्न उठा सकता है। वह अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का अधिकार भी खो देते हैं। यानी कि जो सांसद निलंबित हो जाता है वो अपने प्रश्नों का उत्तर भी नहीं पा सकता है। इसको भी आप ध्यान रखें। तो ये रहा सांसदों के निलंबन से संबंधित कुछ नियम। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स। क्यों? क्योंकि इसका कल समापन होता है। तो न्यूज यह है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का नई दिल्ली में समापन हो गया और इसकी शुरुआत 10 दिसंबर से हुई थी और 17 दिसंबर को यह समाप्त हुआ है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, उनको हम देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आधिकारिक जो शुभंकर है वो क्या था? उज्ज्वला। उज्ज्वला एक गौरैया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 8 दिनों के इस आयोजन में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के 1400 से अधिक खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। पैरा गेम्स में शामिल खिलाड़ी 7 प्रतिस्पर्धाओं में शामिल हुए। अब ये 7 प्रतियोगिता कौन कौन सी थी? एथलेटिक्स, निशानेबाजी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करते हैं मेडल टैली की। तो बता दें कि हरियाणा 40 स्वर्ण, 49 रजत और 26 कांस्य के साथ पहले स्थान पर है। कुल इसको जो पदक मिला है वो 105 पदक मिला है। और यूपी जो है वो 25 गोल्ड, 23 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज और टोटल जो है 62 पदक यूपी ने पाया है और दूसरे स्थान पे है मेडल टैली में। तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यूपी दूसरे स्थान पे है। ये हमारे एग्जाम चाहे वो आरओ हो चाहे वो पीसीएस हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये पहला खेलो इंडिया पैरा गेम था। तो आपको ध्यान रखना है कि 25 स्वर्ण यूपी ने जीता है और टोटल जो पदक आए थे यूपी में वो 62 आए हैं। अब हम आगे बात करते हैं अंडर 19 एशिया कप 2023 के बारे में। तो बता दें कि बांग्लादेश ने संयुक्त अरब अमीरात को फाइनल में हराकर पहली बार अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। चूंकि बांग्लादेश ने पहली बार जीता है तो हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंडर 19 एशिया कप 2023 का आयोजन यूएई में 8 से 17 दिसंबर को किया गया। अंडर 19 एशिया कप के 17 दिसंबर को आयोजित किए गए दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम बांग्लादेश से हार गई थी। लेकिन हम बता दें कि इस प्रारूप में भारत अब तक की सर्वाधिक 8 बार खिताब जीतकर अंडर 19 एशिया कप की सबसे सफल टीम रही है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा आज की
आज का करंट अफेयर। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। साथ ही बता दें दोस्तों कि हमारे शॉर्ट भी अगर आप देखते हैं ना, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट वहां पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही पैरेलल में ही हम कुछ एनवायरमेंट के क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, आप लोग उसे भी जाके देखिए। ज्योग्राफी के क्वेश्चन 150 प्लस क्वेश्चन ज्योग्राफी के प्रोवाइड किए जा चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखिए। ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे आरओ हो गया, एपीएस हो गया, या फिर पीसीएस 2024 हो गया, उससे जो है बहुत ही सहायता मिलने वाली है। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।